चलिए, यूनिट 10 में आज हम लोगों को जो आयोग पढ़ना है उस आयोग का नाम है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण को ही अधिकरण कहते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। कहीं कहीं न्यायाधिकरण आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं अधिकरण भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इंग्लिश का वर्ड आप ध्यान रखो। ट्रिब्यूनल वर्ड जो है न्यायाधिकरण के लिए भी उपयोग होगा और अधिकरण के लिए भी उपयोग होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनजीटी के बारे में, हरित न्यायाधिकरण के बारे में। क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम केवल एक ही क्लास में नहीं पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा विस्तार से समझने लायक टॉपिक है ये। छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको डिटेल में जब तक नहीं समझोगे तब तक यकीन मानो आपसे सवाल सही होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस लेवल से पेपर आ रहे हैं अब आज आईएएस के, पीसीएस के, ये सारे के सारे पेपर में आपको चीज़ों को एकदम विस्तार पूर्वक जानना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट रूप से करेंगे। आज ओवरव्यू जानेंगे कि आयोग क्या है और ये आयोग के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातें निहित नहीं हैं। इसके अलावा जब हम जो दूसरी क्लास करेंगे उस दूसरी क्लास में मुख्य रूप से हम देखेंगे कि आयोग का अस्तित्व क्या है, किस कानून नियम के माध्यम से कौन कौन सी बातें जिसके माध्यम से आयोग अपने निर्णय देता है और क्या क्या शक्तियाँ आयोग को प्राप्त हैं, ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो ध्यान रखना, जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, खासतौर में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले अगले पार्ट का भी इंतज़ार ज़रूर करेंगे क्योंकि ये आपका ओवरव्यू है। और ओवरव्यू के बाद आपकी एक और क्लास आएगी जिस क्लास में आपको एनजीटी को एकदम डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए भी है और ऑनलाइन वालों के लिए भी है, दोनों के लिए समान बातें हैं। चलिए, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये क्या बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनजीटी की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की। शुरुआत करेंगे कि इसकी हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई भी मामला अगर आता है, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, चाहे सिविल हो, चाहे दीवानी मामला हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित मामला हो, चाहे प्रकृति से संबंधित मामला हो, किसी भी मामले में अगर हमारे यहाँ कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें अंतिम रूप से सुनवाई न्यायालय करता है। अब वो न्यायालय हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, वॉटएवर, अलग अलग मुद्दों में अलग अलग न्यायालय आपने देखा हो। तो ऐसी सिचुएशन बनने लगी भारत देश के अंदर में कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कुल मिला के न्यायालय के ऊपर हर प्रकार के मामले आने लगे। चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो आपका प्रकृति से संबंधित मामला हो, चाहे वो दीवानी मामला हो, हर प्रकार के न्यायालय के पास केसेस आने लगे। ऐसे तो न्यायालय का काम बढ़ गया। कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और यही पेंडिंग केस ना बने, इसी कारण से एक निर्णय लिया गया कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले आएंगे, पर्यावरण से संबंधित मामलों का तात्पर्य ये हुआ कि कहीं कोई योजना लागू हो रही है जिसके कारण से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, कहीं कोई डैम बन रहा है जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है और उसके कारण से एक बहुत बड़ा पर्यावरण का हिस्सा बर्बाद हो गया। तो ये सारे मुद्दे भी एक प्रकार से न्यायालय के पास आते थे। तब ये बात दिमाग में लेके आया गया कि भाई न्यायालय के ऊपर तो ऐसे तो बहुत सारे बोझेज हो जाएंगे, बहुत सारा दबाव बनने लगेगा, तो ऐसे में न्यायालय अपने पूर्ण रूप से समय केसेस में नहीं दे पाएगा। इसी कारण से पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले होंगे, चाहे वो विवाद का मामला हो, चाहे उसके पर्यावरण के खराब करने का मामला हो, चाहे पर्यावरण के दोहन का मामला हो, चाहे प्रकृति के से संबंधित कोई मामला हो, तो जितने भी मामले या जितने भी मुद्दे जो पर्यावरण से संबंधित हैं, उन सभी मुद्दों की, उन सभी मामलों की सुनवाई करने के लिए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि त्वरित निवारण करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमको डिसीजन मिल सके, लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, इस कारण से एक क्या बनाया गया, न्यायाधिकरण बनाया गया। और उस न्यायाधिकरण का नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हरित की हम बात कर रहे हैं, हरित मतलब पर्यावरण, प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, और जो भी मामला पर्यावरण के संबंधित मुद्दों से होगा, उन मुद्दों में जल्दी से डिसीजन देने के लिए, उसका त्वरित निवारण करने के लिए एक न्यायाधिकरण है जिसका नाम है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण।
कहानी इतनी है कि संपूर्ण विश्व में अगर आप देखोगे तो संपूर्ण विश्व में मात्र केवल 3 ही देश हैं जहां पे एनजीटी पाया जाता है। शुरुआत में सबसे पहले अगर किसी देश ने एनजीटी के बारे में बनाया था, एनजीटी बनाया था, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बनाया गया न्यूजीलैंड में, और भारत एनजीटी बनाने वाला तीसरा ऐसा देश है जहां पे पर्यावरण के लिए एक अलग से न्यायालय की व्यवस्था है। हम इसको न्यायालय ही कह सकते हैं। एनजीटी एक प्रकार का क्या है, न्यायालय है, जहां पे केवल पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। तो सुनवाई अगर हो रही है और वहां पे अगर आपको सज़ा सुनाई जाती है, अगर आपकी क्षतिपूर्ति की जाती है, वहां पे अगर दंड दिया जा रहा है, सुनवाई अगर हो रही है, कार्रवाई अगर हो रही है, तो वो क्या है, एक प्रकार की न्यायालय की भूमिका है। तो भारत संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के संबंधित मामलों को सुनने के लिए एक विशेष न्यायालय को गठित करने वाला तीसरा देश है, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है और तीसरा आपका भारत देश है, जहां पे एनजीटी नामक संस्था काम कर रही है। ठीक है, ये ओवरव्यू की बात हम कर रहे हैं। आगे देखेंगे कि हमारे यहाँ एनजीटी का गठन कैसे हुआ। चूँकि जैसे ही हमने निर्णय लिया कि हमें एक प्रकार से बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई न्यायालय अधिकरण बनाना पड़ेगा जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की सुनवाई करेगा, इसके लिए हमने संसद में, हमने मतलब सभी नेताओं ने मिलके, जनता के समर्थन से सभी नेताओं ने संसद में एक विधेयक को पास कराया, और उस विधेयक का नाम था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। 2010 में एक विधेयक लेके आए संसद में। उस विधेयक में बताया गया कि भारत देश के अंदर में एक हरित न्यायाधिकरण होना आवश्यक है, जो कि पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों की त्वरित निवारण कर सकता है। और उसी अधिनियम की धारा क्रमांक 3 का प्रयोग करके, उसी अधिनियम की धारा क्रमांक 3 का प्रयोग करके केंद्र सरकार के द्वारा आप देखेंगे 18 अक्टूबर 2010 को एक न्यायालय टाइप का एक अधिकरण जैसा गठित किया गया, जिस अधिकरण का नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। गठन की डेट आपको याद रखना है, स्थापना की डेट आपको याद रखना है 18 अक्टूबर 2010 को। इस अधिनियम की मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा क्रमांक 3 के प्रयोग करके केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। चूँकि आयोग बना है और एक अधिनियम के माध्यम से बन रहा है, एक कानून के माध्यम से बन रहा है, एक विधेयक के माध्यम से बन रहा है, इसी कारण से ये आयोग की प्रकृति कैसी हुई, सांविधिक या वैधानिक या कानूनी निकाय है। ये कानूनी एक प्रकार का न्यायालय है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आयोग का जो प्रकृति है, इसका अगर संवैधानिक ढांचा अगर देखें तो ना तो ये संवैधानिक है, ना ही गैर संवैधानिक है, बल्कि एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, हम एक वैधानिक निकाय के रूप में हम इसको जानेंगे, सांविधिक निकाय के रूप में हम इसको जानेंगे। यहाँ तक की बात स्पष्ट है। आयोग की डेट देख ली, आयोग की प्रकृति देख ली, आयोग को बनाने वाला कानून देख लिया, आयोग को बनाने वाले कानून की धारा भी देख ली। अब देखेंगे हम आयोग का मुख्यालय। अगर आम तौर से देखा जाए तो इस आयोग का जो मुख्यालय है, इस न्यायाधिकरण का जो मुख्यालय है, वो मुख्य रूप से इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्य जो इसका कार्यालय है, वो है कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जो सबसे मेन मुख्यालय है। परंतु चूंकि कार्य बहुत विस्तार है इसका, इस कारण से कुछ क्षेत्रीय ऑफिस भी बनाए गए, कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी बनाए गए इसके। और वो क्षेत्रीय मुख्यालय संपूर्ण इंडिया में, संपूर्ण भारतवर्ष में 4 जगह हैं, जिसमें से एक भोपाल जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और एक हो गया चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से देखें तो आयोग के कुल मिला के 5 ऑफिस हैं, जिसमें से हेड ऑफिस की अगर बात करें तो हेड ऑफिस मिलेगा आपको कहाँ पे, नई दिल्ली में। और बाकी के जो लोकल ऑफिस होंगे, जो क्षेत्रीय इसके कार्यालय होंगे, वो 4 जगह हैं, जिसमें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 जगह आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहाँ तक होगी बात कहानी। आगे बढ़ेंगे, मंत्रालय की बात करेंगे। कभी भी कोई भी आयोग अगर बनाया जाता है तो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन रखते हुए ही बनाया जाता है, कि कौन मंत्रालय इसको पैसा देगा, किस मंत्रालय के अधीन रहते हुए ये काम करेगा, किसी न किसी मंत्रालय के अधीन तो रखना पड़ेगा उसे। ऐसे ही एनजीटी चूंकि पर्यावरण से संबंधित कामों को कर रहा है, पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है, इस कारण से इसे किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत इसको रखा गया और ये इसके अधीन रहते हुए काम करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एनजीटी को जब कभी भी फंड की आवश्यकता होगी तो वो किससे डिमांड करेगा? पर्यावरण मंत्रालय से करेगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से करेगा। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम आयोग की संरचना देखेंगे। हमने आयोग देख लिया, उसका मुख्यालय देख लिया, उसकी प्रकृति भी देख ली। अब देखेंगे हम आयोग का मंत्रालय भी देख लिया, आयोग की संरचना देखते हैं। संरचना का तात्पर्य कि आयोग में कितने व्यक्ति होंगे जो वहाँ पे मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे काम करने के लिए। अगर आयोग की संरचना हम देखते हैं, आयोग के अंदर अगर तहकीकात करके देखते हैं तो मुख्य रूप से आयोग में एक अध्यक्ष होता है। ये कौन व्यक्ति होता है, कैसा व्यक्ति होता है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल वाली क्लास में बताऊंगा। अभी केवल आप इतना जान लीजिए कि आयोग में मुख्य रूप से एक अध्यक्ष होगा। इसके अलावा उसी अध्यक्ष की सहायता करने के लिए 20 अन्य सदस्य होंगे। ध्यान रखना है कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? 20, परंतु 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमेशा 20 से कम ही सदस्य होने चाहिए। एक अध्यक्ष होगा जो कि अलग से है, इसके अलावा 20 अन्य सदस्य होंगे जो कि अध्यक्ष की सहायता करेंगे, परंतु इन सदस्यों की जो संख्या होगी वो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि हमेशा लेस देन 20 ही होना चाहिए। 20 तक रख सकते हो आप, इक्वल या लेस देन 20। इसके अलावा आप मोर देन 20 नहीं होना चाहिए। अब जो 20 सदस्य हैं, इन 20 सदस्यों में अगर हम इसको तोड़ के पढ़ें तो अध्यक्ष तो अलग से है, इसके अलावा इन्हीं 20 सदस्यों में 10 न्यायिक सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य का तात्पर्य ये हो गया कि कोई ना कोई ये कोर्ट के सिविल जज ही होंगे जिनको न्यायिक सदस्य के रूप में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि अध्यक्ष की सहायता करेंगे हर एक मुद्दे में। तो 10 न्यायिक सदस्य होंगे। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ सदस्य होंगे जिनकी संख्या भी अधिकतम 10 हो सकती है। कभी कोई पर्यावरण से विशेष संबंधित कोई मुद्दा आ गया, कोई मामला आ गया, तो उसमें पर्यावरण विशेषज्ञ को हम बुलाएंगे। किसी डैम के कारण से, कोई नदी वदी के कारण से बहुत बड़े पर्यावरण की हानि हो रही है तो उसमें हम जल विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाएंगे, नदी विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाएंगे। तो ये विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य दोनों को मिला दें तो कुल मिला के 20 सदस्य होते हैं। इसमें 20 सदस्य से ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। एक अध्यक्ष और 20 अन्य सदस्य, जिसमें न्यायिक सदस्यों की संख्या 10 और विशेष सदस्यों की संख्या होगी 10। यहाँ तक की बातें स्पष्ट है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। आमतौर पे मैंने पहले की क्लासेस में बताया है आपको कि जितने भी आयोगों का गठन केंद्र सरकार अगर करती है तो 90% आयोग जिनका गठन केंद्र सरकार अगर कर रही है तो उसके सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। परंतु बहुत रेयर कंडीशन में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति करता है, और जिन जिन आयोगों में राष्ट्रपति अध्यक्ष का चुनाव करता है वो मैंने आपको बता भी दिया है। ये आयोग का गठन ही केंद्र सरकार कर रही है, चूंकि वैधानिक है, एक कानून के माध्यम से कर रहे हैं, तो इस आयोग का गठन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो इसके अध्यक्षों की, सदस्यों की, चाहे वो विशेष सदस्य हो, चाहे वो न्यायिक सदस्य हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। परंतु बहुत विशेष पॉइंट है, जब कभी भी केंद्र सरकार एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी तो इसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके साथ बैठ के सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि क्या इस व्यक्ति को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्या नहीं। तो ये अनिवार्य है केंद्र सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ उसको अध्यक्ष के चुनाव के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का परामर्श लेना आवश्यक है। ये परंतु वाली बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ सदस्य हैं यहाँ पे, न्यायिक सदस्य हैं और एक कौन सदस्य हैं? विशेषज्ञ सदस्य हैं। तो जब कभी भी हमने देखा कि न्यायिक सदस्यों की अध्यक्ष की बात अगर आती है तो उसके लिए क्या किया जाता है? केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से परामर्श कर रहा है। परंतु जब कभी भी अन्य सदस्यों की बात आएगी तो इसके लिए परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है सीजेआई से। इसके लिए केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी और वो समिति निर्धारित करेगी कि किस व्यक्ति को हम सदस्य के रूप में नियुक्ति दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते। तो
इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब कभी भी सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पे की जाएगी, उन सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाया जाएगा और उस चयन समिति के आधार पर केंद्र सरकार एनजीटी के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। जबकि अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदी में देखें तो मुख्य न्यायाधीश से क्या करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा। उसके बाद ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है केंद्र सरकार। ये कहानी है पूरी की पूरी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से नियुक्ति देख लिया, कितने साल तक काम करेंगे ये भी तो एक बात होती है। केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को अगर अध्यक्ष के पद में नियुक्त करके रखा हुआ है तो वो कितने साल तक उस पद पे रहेगा, ये भी एक बात है। न्यायिक सदस्य कितने साल तक अपने पद में रह सकते हैं, ये भी एक बात है। और विशेषज्ञ सदस्य भी अपने पद में कितने साल रह सकते हैं, ये भी एक अलग बात है। तो तीनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है, तीनों का कार्यकाल अलग अलग है, तो वो बातें भी आपको समझना आवश्यक है। ध्यान देंगे, कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष की। हमने अध्यक्ष को देखा कि अध्यक्ष की जब कभी भी नियुक्ति की जाएगी तो केंद्र सरकार सीजीआई के परामर्श से ही अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। कितने साल के लिए, 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखेंगे 5 साल या अधिकतम 70 वर्ष तक की उम्र वाले व्यक्ति को एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अब ये अध्यक्ष कौन व्यक्ति होगा ये मैं आपको डिटेल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ बेसिक आपको समझने पड़ेंगे। तो अध्यक्ष की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष, जो भी पहले होगा उसका त्यागपत्र ले लिया जाएगा। अधिकतम 5 साल तक काम कर सकता है या अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक काम कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे 65 साल की उम्र में अगर नियुक्त हुआ है तो वो 70 साल तक भी काम करेगा, 70 के बाद तो हो ही नहीं सकता वो। कोई व्यक्ति अगर 67 साल की उम्र में अगर अध्यक्ष नियुक्त होता है तो 3 साल तक काम करके रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 70 की उम्र उसकी पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये बात है। आगे देखेंगे न्यायिक सदस्य के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो न्यायिक सदस्य की अगर आपने देखा था कि केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें विशेष सदस्य और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है समिति के माध्यम से। और इस समिति द्वारा जिन लोगों को सिफारिश की जाएगी उन लोगों का कार्यकाल होगा, एक अगर न्यायिक सदस्य अगर हैं वो न्यायिक सदस्य हैं तो न्यायिक सदस्य के लिए 5 वर्ष या अधिकतम 67 वर्ष की उम्र तक ये लोग अपने पद में रह सकते हैं। अध्यक्ष को देखें तो 5 वर्ष 70 वर्ष, न्यायिक सदस्य को देखें तो 5 साल 67 वर्ष, और अगर विशेष सदस्यों की अगर बात करते हैं तो 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर ये रह सकते हैं। दोनों बातों को समझना है, दोनों तीनों बातों को समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तनाव भी नहीं लेना है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष 5 साल तक या अधिकतम 70 वर्ष तक, न्यायिक सदस्य की बात करेंगे तो 5 वर्ष या अधिकतम 67 वर्ष तक, 67 ईयर तक। और अगर हम विशेष सदस्य की बात करें तो विशेष सदस्य में 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने कार्यकाल पर बने रह सकते हैं। परंतु किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो न्यायिक सदस्य हो, चाहे वो विशेष सदस्य हो, इनमें से किसी भी व्यक्ति को पुनः नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है पुनः नियुक्ति वाली, कि जब एक व्यक्ति रिटायर अगर हो जाता है एनजीटी के किसी भी पद से, चाहे सदस्य के पद से, सदस्य चाहे न्यायिक हो चाहे विशेष हो, या अध्यक्ष के पद से, एक बार अगर वो रिटायर ले लिया, रिटायरमेंट हो गया उसका या त्यागपत्र दे दिया गया, उसके बाद उसे पुनः नियुक्त कभी भी नहीं किया जा सकता। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, त्यागपत्र की हम बात करते हैं। क्योंकि नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है तो त्यागपत्र भी कौन ले सकता है, केंद्र सरकार। जो आयोग में नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तो त्यागपत्र भी केंद्र सरकार ही ले सकती है। जिन आयोगों में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उसमें भी त्यागपत्र कौन लेगा, राष्ट्रपति ले सकता है। तो चीज़ें एकदम समान समान हैं। अगर त्यागपत्र की बात करें तो इसके लिए भी 2 अलग अलग बातें चलती हैं। अगर अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों का त्यागपत्र लिया जा रहा है, क्योंकि न्यायिक सदस्य हैं मतलब किसी न किसी कोर्ट के क्या है, वो जज हैं या कहीं ना कहीं विशिष्ट वकील व्यक्ति है जो कि जज बनने की काबिलियत रखता था,
उस व्यक्ति को अगर आपने न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करके रखा है और कभी आप उससे उसका त्यागपत्र लेना चाहते हैं, तो त्यागपत्र के लिए अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों के लिए जब भी त्यागपत्र की बात आएगी तो केंद्र सरकार को फिर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना पड़ेगा और न्यायाधीश केंद्र सरकार आपस में मिल के सलाह मशवरा करके ये तय करेंगे कि क्या अध्यक्ष और सदस्यों का, जिसमें न्यायिक सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ, अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों का त्यागपत्र लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। तो जब कभी भी केंद्र सरकार न्यायिक सदस्य हो या अध्यक्ष हो, इनसे त्यागपत्र अगर लेगी तो उसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है। और अन्य सदस्य की अगर हम बात करें, जिसमें विशेषज्ञ सदस्य की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केंद्र सरकार ने इनको हटाने के लिए एक बढ़िया विधि बना के रखा हुआ है, एक प्रोसेस बना के रखा हुआ है। जब कभी भी विशेषज्ञ सदस्यों को अलग करना होगा, उनसे त्यागपत्र लेना होगा, तो ये सब केंद्र सरकार की प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने की या उससे परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के CJI से परामर्श लेना जरूरी है, तभी आप उनको उनके पद से अलग कर सकते हैं। अगर विशेष सदस्यों की बात करें तो केंद्र सरकार की प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें इनके पद से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे आगे। हम बात कर रहे हैं NGT के प्रथम अध्यक्ष की। जब पहली बार ये NGT बनाया गया, पहली बार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया, तो न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंता को पहली बार इसका अध्यक्ष बनाया गया। पेपर में सीधे सीधे पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है। NGT का प्रथम अध्यक्ष किसकी बात कर रहे हैं हम? NGT की। NGT का जो प्रथम अध्यक्ष है वो न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंता है। ठीक है, अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में आदर्श गोयल हैं, पर फिर भी एक बार जाके आप नेट में सर्च करके देख लेना और जिस दिन पेपर होगा उसके 10-12 दिन पहले भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो वर्तमान में तो आदर्श गोयल हैं, पर हो सकता है अगर आगे बदल जाए तो ये आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक, तो ये हुई कुछ मुख्य बातें किसकी? NGT के बारे में। अब कुछ विशेष बातें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि डिटेल्ड क्लास में तो मैं आपको फिर से बताऊंगा वहाँ पे, फिर भी आप कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे देखें हम, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बाद तीसरा है जहाँ पे तीसरा देश है जहाँ पे NGT है, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी पर्यावरण के संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया है, जिसे वहाँ पे भी NGT कहते हैं। ऐसे ही न्यूजीलैंड में भी आप देखेंगे तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनकी सुनवाई करने के लिए एक अलग से वहाँ पे कोर्ट बनाया गया है, न्यायालय बनाया गया है। ऐसे ही हमारे भारत में भी पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले होंगे उन सभी मामलों की सुनवाई करने के लिए NGT बनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अधिकरण 6 माह के अंदर के मामले की सुनवाई के लिए आदेशाधीन है। ध्यान देना कि अगर कोई भी मामला पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित है और अगर उस मुद्दे को हुए 6 महीने बीत चुके हैं तो NGT उसमें सुनवाई नहीं करेगा। तात्पर्य ये हुआ कि आपका जो मुद्दा होना चाहिए, जैसे कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई केस हुआ, जैसे हम इसको उदाहरण के रूप में अगर समझें कि 1 जनवरी को कोई मुद्दा हुआ और अगर आपने 1 जनवरी से लेके जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जून तक, 1 जून की बात कर लीजिए। अब यहाँ से 1 जून, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने माह का है? 6 माह का है। 6 मंथ का इनके बीच में डिफरेंस है। अगर कोई मुद्दा 1 जनवरी को होता है तो उसके लिए आपको 1 जून से पहले ही NGT में केस करना पड़ेगा। अगर उस मुद्दे को हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो NGT उसकी सुनवाई नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि NGT केवल उन्हीं मुद्दों पे अपनी सुनवाई करेगा, उन्हीं मुद्दों पे अपनी कार्रवाई करेगा जिन मुद्दों को हुए अभी हाल में 6 महीने ही हुए हैं। कोई मुद्दा अगर 4 साल पहले हुआ था और उसकी कार्रवाई करने के लिए उसका केस आप आज दायर कर रहे हो तो उसकी सुनवाई NGT नहीं करता। कोई मुद्दा अगर 8 महीने पुराना है तब भी उसकी NGT सुनवाई नहीं करेगा। कोई मुद्दा 2 साल पुराना है तो NGT सुनवाई नहीं करेगा। परंतु कोई मुद्दा 6 महीने के अंदर का है, चाहे 4 महीना पुराना हो, 3 महीना हो, 5 महीना हो, 2 महीना हो, अब भी का हो,
इन सभी मुद्दों की सुनवाई करने के लिए आदेशाधीन है कौन? आपका एनजीटी। तात्पर्य ये हुआ कि भैया 6 माह के अंदर आपको उसका केस दायर करना पड़ेगा एनजीटी में, तो ही सुनवाई होगी। परंतु इसमें भी एक प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एनजीटी में केस दायर करने जाने वाला था पर उसका एक्सीडेंट हो गया, 1 साल के लिए बेड रेस्ट में चला गया वो, अब वो कैसे दायर करेगा? वो तो आ रहा था केस फाइल करने के लिए आ रहा था, परंतु वो बेचारा एक्सीडेंट के चक्कर में बिस्तर में पड़ गया। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि केस या कोई याचिका करता, अगर उसके पास एक वैलिड रीज़न है, एक कारणपूर्ण अगर उसके पास एक बात है, अगर उसके ना दायर करने का मतलब केस दायर ना करने का कोई एग्जैक्ट कारण है या उसके पास कोई वैलिड रीज़न है और वो इस बात को प्रूफ कर देता है कि सर मैं तो आने वाला था, 6 माह के अंदर ही केस कर देता, परंतु मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे साथ ये बात हो गई, इस कारण से मैं 6 महीने लेट हो गया तो मैं केस दायर नहीं कर पाया। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर वो अपना कारण स्पष्ट कर देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। एक बार और समझेंगे कि एनजीटी कभी भी उन्हीं मुद्दों पे सुनवाई करेगा जिन मुद्दों के हुए 6 महीने ही होना चाहिए, मतलब 6 माह के अंदर के मुद्दों की ही सुनवाई करता है एनजीटी। परंतु कोई व्यक्ति अगर 6 माह के अंदर में अपना केस फाइल ना कर पाए, अपनी एफआईआर ना कर पाए, अपनी सुनवाई के लिए वहाँ पे याचिका दायर ना कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपना स्पष्ट कारण बता देता है केस फाइल ना करने का, तो उन व्यक्तियों को 60 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य अगर कोई नहीं भी कर पाता है और उसका कारण अगर स्पष्ट है, कारण अगर वैलिड रीज़न है और जो बात एनजीटी मान लेती है कि हाँ आपका कारण एकदम ठीक है, तो उस व्यक्ति को कितने दिन का समय मिलेगा? 60 दिन का समय और मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। एनजीटी के निर्णय की अपील 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मान के चलो एनजीटी ने किसी भी मुद्दे पे, किसी भी पर्यावरण के हनन के मामले पे सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद उसने क्या किया? अपना निर्णय दे दिया। अगर वो निर्णय याचिकाकर्ता को पसंद नहीं आया, मैंने एनजीटी पे केस फाइल किया कि भैया मेरे गांव में एक घर बन रहा है, उस घर के कारण एक फैक्ट्री बन रही है, उस फैक्ट्री के कारण हमने देखा कि आइट साइड के पूरे पेड़ पौधे काट दिए गए, उससे हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित भी होगा, तो मैंने एनजीटी में केस फाइल कर दिया। पता ये चला कि एनजीटी ने मुझे ही दोषी करार देते हुए उस फैक्ट्री को बनने की इजाज़त दे दी, तो मुझे एनजीटी का निर्णय पसंद नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा? तो याद रखना, एनजीटी के निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, परंतु केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं। तो जो निर्णय आपको पसंद नहीं आता है एनजीटी का, आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके उस निर्णय के खिलाफ आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। परंतु ये जो समय आपको दिया गया है एनजीटी के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, ये समय है मात्र 90 दिन का। केवल 3 माह के अंदर आपको निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में करना होता है। अगर आपका 90 दिन का समय निकल गया तो मजबूरन आपको एनजीटी द्वारा दिया गए निर्णय को ही मानना पड़ेगा। बड़ी उलझी हुई कहानी है, समझदारी से ध्यान देना यहाँ पे आप लोगों को कि बहुत अच्छी बात है कि एनजीटी के निर्णय का अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, एनजीटी का डिसीजन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। परंतु केस करने के लिए आपके सामने सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि आपको निर्णय की तारीख और केस फाइल करने की तारीख के बीच में 90 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जिस दिन निर्णय आया उस दिन से लेके 90 दिन तक का समय आपको मिला हुआ है। इस 90 दिन के अंदर में आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा, तभी आपकी सुनवाई हो सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है कि कितने माह के अंदर के केसेस को वो सॉल्व करता है और कितने दिन आपको टाइम मिलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू वाली बात है। अभी हमने इसको पूरा नहीं पढ़ा है, अभी तो इसमें बहुत अंदर तक जाना है हमें। अभी इसके 6-7 अधिनियमों को पढ़ना है, नियमों को पढ़ना है,
जिसके तहत ये सज़ा देता है। इसके कार्य देखेंगे हम कि कौन कौन से कार्य किया है। आपने देखा कि दिल्ली में इवन ऑड का नियम लागू कराया गया है, तो ये सब एनजीटी के निर्णय हैं। आप देखेंगे कि बहुत जगह पराली जलाने के लिए मना कर दिया गया है। डैम अगर कहीं बनते हैं तो ये सारी बातें आपने देखा है। ये सारी की सारी कहानी एनजीटी के द्वारा ही की गई थी। तो इस सारी कहानी को पढ़ेंगे हम लोग कल, क्योंकि आज बहुत टाइम भी हो गया है इस कारण से, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी पढ़ेंगे हम कल विथ एग्जाम्पल। एनजीटी को एकदम डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे। अभी केवल ये ओवरव्यू आपके लिए ज़रूरी था। तो कल इसको एकदम पढ़ के आना है आप लोगों को, और पढ़ के आने के बाद कल जब हम इसको एकदम विस्तार पूर्वक जानेंगे तो अब इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे।